हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ बताई जाती है। स्टूडेंट्स, हम ये डेली क्विज सीरीज़ की अगर बात करें तो इसके अंदर हम आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है उसको भी कवर करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जो स्टैटिक पार्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन जो डिस्कशन वीडियो है इनको सही से देखिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको प्रॉपर वे में रिवाइज कीजिए। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो को भी जो डबल स्पीड करके जिस तरीके से देखा जाता है उस तरीके से वीडियोस को देख लीजिए, उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका प्रॉपर वे में रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपने रीड किया है, किसी भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है, अगर आप उनका रिवीजन नहीं करोगे तो आपके लिए जो आपको रिकॉल करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रॉपर वे में जो भी सब्जेक्ट्स आपने रीड किए हैं उनको रिवाइज अच्छे से कीजिए। स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्रेज है टू अपहोल्ड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे मेंशन है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अगर हम बात करें कि प्रियम्बल की, अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल में हमको पता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके की बातें हैं। तो वहाँ पे सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक के डिफरेंट वर्ड हैं। और प्रियम्बल के बारे में आपको पता होगा कि सोर्स ऑफ पावर वी द पीपल, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बताया गया है कि वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा या डेमोक्रेटिक होगा, उस तरीके की बात की गई है। डीपीएसपी में हमको ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी आर्टिकल 51 ए के अंदर में। आर्टिकल 51 ए के अंदर में जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं जिनको ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, या वहाँ पे एक कमेटी बनती है स्वर्ण सिंह कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन पे इन ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। आप देखिए कि ड्यूटीज़ के अंदर जो थर्ड नंबर पे जो ड्यूटी आती है 51 ए के जो सी पार्ट है उसके अंदर में जो ड्यूटी है, जैसे फर्स्ट ड्यूटी है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, respect its ideals and institution, the national flag and national anthem। सेकेंड अगर ड्यूटी की बात करें टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ डेट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसकी बात की गई है। जो थर्ड नंबर की जो ड्यूटी है उसमें बात की गई है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो तीसरे नंबर की जो ड्यूटी है वहाँ पे इस फ्रेज को यूज किया गया है। स्टूडेंट, जो स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनती है उनकी रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनको हमने अडोप्ट किया। उस समय में यूएसएसआर नाम का जो कंट्री हुआ करता था, जो प्रेजेंट समय में रसिया है, उसका डिसइंटीग्रेशन के बाद में, तो यूएसएसआर के द्वारा वहाँ पे ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी कि आप इस कंट्री के निवासी हो, सिटीजन हो, कंट्री के अंदर रहते हो, तो आपकी कोई ना कोई ड्यूटी है कि आपको यहाँ के कंट्री का जो हम बात करें कि जो कम्युनिटी का जो इन्वायरमेंट है उसको आपको हारमनी को क्रिएट करना है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्लैग, एंथम का रेस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में एक 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक बार अमेंड भी हुआ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हाँ, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताना, ऐसी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी बट गवर्नमेंट ने उन ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, गवर्नमेंट ने उनको स्वीकारा नहीं था। कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी बट गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि कंट्री के अंदर उतना लिटरेसी रेट नहीं था उस समय में, उस तरीके की जो कंट्री के अंदर जो पीपल्स के अंदर उस तरीके की अवेयरनेस नहीं थी, इस वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो आप उनके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर,
कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी, उसके अंदर में इसको मेंशन किया गया है। अब हम बात करें स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा जो यहाँ पे जो वॉर है वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो एंग्लो बर्मा वॉर है, जो एंग्लो बर्मा वॉर है वो आपको देखने को मिलती है कि 1824 से लेकर 26 के समय में। एंग्लो बर्मा वॉर है जो थर्ड नंबर पे बताया गया है, 1824 से लेकर 1826 में आपको देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स बर्मा के साथ में जो उस समय में जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया के अंदर, उनका जो टारगेट था कि बर्मा के साथ में जो ट्रेड के रिलेशंस हैं उनको डेवलप किया जाए, बट वो फेल हो जाते हैं। फिर बाद में वहाँ पे वॉर इरप्ट होती है। उस समय में इंडिया के अंदर में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड आर्महेस्ट 1823 के समय में आते हैं और उन्हीं का कम्प्लीटली यहाँ पे वॉर है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। वॉर के बाद में क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पे वॉर के बाद में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ योंडाबो, वो या साइन की जाती है। इस ट्रीटी के बाद में जो बर्मा है उसके जितने भी क्लेम थे, जो प्रेजेंट समय में जो आसाम है, जो कछार डिस्ट्रिक्ट है, कछार डिस्ट्रिक्ट वही है जिसके अंदर अभी जून के मंथ के अंदर जो फ्लड वहाँ पे आई थी, कछार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के जो IAS ऑफिसर हैं कीर्ति जल्ली मैम हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था फ्लड के समय में। तो आसाम, कछार और जैंतिया जो एरिया है उसके ऊपर जो बर्मा का जो क्लेम था वो यहाँ पे उसने क्लेम को गिव अप कर दिया था इस ट्रीटी के बाद में। इसके अलावा अराकन जो वैली है उसको भी यहाँ पे सरेंडर कर दिया था। मणिपुर यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश होता है। तो ये कुछ इसके आउटकम हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के। फिर स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि फर्स्ट अफगान वॉर आपको देखने को मिलती है। अफगान से जो लड़ाई थी वो आपको देखने को मिलती है 1839 से लेकर आपको 42 का जो समय है उसमें आपको ये देखने को, ये जो लड़ाई है वो देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स हमें पता था कि जो उस समय में जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के थ्रू रसिया, बेसिकली इंडिया एक ब्रिटिश पीपल्स के लिए एक स्टेबल यहाँ पे एक टेरिटरी था, एक कॉलोनी था, यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो रहा था। और उसी समय में देखने को मिलता है कि रसिया अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया के ऊपर इन्वेजन कर सकता था। तो उसी खतरे को देखते हुए उन्होंने उस समय में एक वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पे आमीर होते हैं जिनको दोस्त मोहम्मद बोला जाता है, उनसे एक ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी बट फाइनल नहीं होने के बाद में यहाँ पे ब्रिटिश पीपल्स अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर कर देंगे और वहाँ पे एक पपेट है उसको इस्टेब्लिश कर देंगे जिसको आमिर शाह शुजा बोला जाता है, उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इनकी ये ट्रीटी कहाँ पे ब्रेकआउट होती है स्टूडेंट्स, उस समय में पेशावर जो है, पेशावर नाम की एक सिटी थी। पेशावर सिटी उस समय में जो सिख किंगडम था उनके अंडर में आया करती थी। तो जो पेशावर को चाहा करते थे, बेसिकली जो दोस्त आमिर हैं यहाँ पे, दोस्त मोहम्मद जो है, उनकी यहाँ इच्छा थी कि पेशावर उनके कंट्रोल में हो और पेशावर उस समय में जो सिख साम्राज्य था उसके अंडर में आया करता था। तो इसकी वजह से ट्रीटी ब्रेकआउट होती है, फिर ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। फर्स्ट अगर हम बात करें एंग्लो सिख वॉर की, तो एंग्लो सिख वॉर हमको देखने को मिलता है 1845 में, और 1845 से अगर हम बात करें 46 का समय है। इस जो लड़ाई होती है एंग्लो जो सिख वॉर होता है, इस वॉर के बाद में एक ट्रीटी है वो साइन होती है जिसको ट्रीटी ऑफ लाहौर बोला जाता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 के अंदर साइन होती है। इस ट्रीटी का क्या आउटकम होता है स्टूडेंट, जो जालंधर एक डोआब है, जालंधर एक जगह है पंजाब के अंदर में। डोआब को आपको पता ही होगा, दो नदियों के बीच में जो पाया जाता है उसको डोआब बोलते हैं। तो जालंधर डोआब है वो ब्रिटिश के डोमिनियन में आ जाता है। यहाँ पे जो दिलीप सिंह हैं उनको रूलर के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तो आप अरेंज देखिए 3-2-1 यहाँ पे करेक्टली मैच है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ए यहाँ पे करेक्टली आंसर होगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है।
आपको पता है स्टूडेंट 2014-15 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए कि जिससे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जिनको इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया जा सके। स्मॉल फाइनेंस बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका इंटेंट एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। बेसिकली जो ऐसे अनसर्व्ड एरियाज़ हैं या अंडर सर्व्ड सेक्शंस हैं हमारे कंट्री के, हमारी सोसाइटी के, वहाँ पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना मेन टारगेट था, जिसे लोकल एरिया बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, इनके थ्रू इनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना था। 2014-15 का जब बजट आता है तो उसमें पहली बार स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की गई थी। उसी समय में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जिनको वहाँ पे लाइसेंस भी दिया गया। रघुराम राजन यहाँ उस समय में एक कमेटी बनती है। रघुराम राजन उस समय में हमारे आरबीआई के हेड भी थे, तो उन्हीं की एक कमेटी बनती है, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो उसी कमेटी के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसीज हैं जो उस समय में प्रेजेंट एनबीएफसी हुआ करती थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एमएफआई हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लोकल एरिया बैंक्स हैं, उन सबको यहाँ पे फाइनेंस बैंक के रूप में कन्वर्जन करना था, उनको यहाँ पे स्टार्ट करना था। तो मिनिमम जो पेड अप कैपिटल जो रखी गई थी वो रखी गई थी स्टूडेंट्स 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, 100 करोड़ रुपए होने चाहिए किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में। ये यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल है, मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए जब उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो स्टेटस है वो दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि ये सब्जेक्ट टू जितने भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को जो रेगुलेशन लगाती है वो सभी यहाँ पे अप्लाई होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो स्टूडेंट जो सीआरआर है, एसएलआर है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे लगाती है आरबीआई के द्वारा जो रेगुलेशन लगाए जाते हैं वो सभी यहाँ पे अप्लाई होंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इनको अपना 75% पैसा है वो देना होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड करेक्ट हैं। पहली बार 2014-15 में उस समय में कुछ एनबीएफसीज हैं उनको दिया गया था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी हैं उनको बैंक के रूप में स्टेटस दे दिया गया। तो ये यहाँ पे है, सभी रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर भी पैसा देना होगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ ट्राइब हैं जिनकी यहाँ पे बात की गई है कि ये वो ट्राइब है और इनमें जो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो अगर हम डिमासस जो ट्राइब है उसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आपको आसाम और जो नागालैंड का जो एरिया है, आसाम और नागालैंड का जो एरिया है वहाँ पे आपको ये जो ट्राइब है वो आपको देखने को मिलेगी। इसका जो बोडो कुछ एरियाज़ है वहाँ पे इस ट्राइब का आपको जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट जो मैच है वो करेक्टली मैच है। सेकंड इज अबाउट द एपतानी। एपतानी आपको जीरो वैली जो एरिया है लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी। एपतानी ट्राइब के बारे में आप देखना कभी इसका गूगल करके। एपतानी ट्राइब के जो लोग हैं वो नोज के अंदर में कुछ एक स्पेशल काइंड का जो हम ऑर्नामेंट है वो पहनते हैं। तो एपतानी ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एपतानी वैली भी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में डिक्लेयर किया करने से रिलेटेड बातें थी, प्रपोज किया गया था यूनेस्को के लिए। वहाँ पे एपतानी वैली बोला जाता है। ड्री एंड मियोको जो मेजर इनके फेस्टिवल हैं, इनके जो मेजर फेस्टिवल हैं मियोको एंट्री, ये इनके मेजर फेस्टिवल हैं एपतानी ट्राइब के। थर्ड इज अबाउट द नीसी ट्राइब से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स हमको जानकारी है कि जो नीसी ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे मिलती है। तो नीसी ट्राइब की जो मेनली यहाँ पे जो सिनो तिब्बतियन फैमिली है उससे बिलोंग करती है ये ट्राइब। तो केरला यहाँ नहीं होगा। दो स्टेटमेंट करेक्टली मैच हैं तो बी यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द थ्रिशूर पोरम फेस्टिवल से रिलेटेड है जो केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल, त्योहारों का एक त्यौहार बोला जाता है। लास्ट जो मोर देन द 200 ईयर्स हैं जब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे इस फेस्टिवल के समय में ये
10 जो टेम्पल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो थ्रिसूर का जो एरिया है उस एरिया के अंदर जोग्राफिकल डिवीजन के अंदर जो वहाँ पे गिरते हैं वो टेम्पल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर में। लॉर्ड कृष्णा जो प्रिसाइडिंग डाइटी हैं यहाँ पे, लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे बेसिकली बताया जाता है कि वो इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और सेकंड इम्पोर्टेंट डाइटी हैं गोडेस, अगर हम बात करें भगवती, गोडेस भगवती के बाद में सेकंड इम्पोर्टेंट डाइटी हैं, तो वो इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है स्टूडेंट, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट होगा। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो त्यौहार हैं, जो फेयर्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको हमेशा हार्वेस्ट के बाद में देखने को मिलेंगे। इनके बिहाइंड में कुछ रीज़न है। एक तो हार्वेस्ट के बाद में जो ब्रेक टाइम होता है दोनों सीजन्स के बीच में, आप स्पेशल देखिए कि जो रबी क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग के बाद में जो समय होता है, जो समर का समय होता है, उस समय में आपको मैक्सिमम फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि उस समय में लोगों के पास एक तो पैसा भी होता है, क्योंकि क्रॉप है वो सेल हुई है, क्रॉप जो हार्वेस्टिंग हुई है तो उसका बेचने का जो पैसा होता है। दूसरा क्या है कि फ्री टाइम है, तो आपको मैक्सिमम जो फेस्टिवल्स हैं वो आपको हार्वेस्ट के पोस्ट हार्वेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। पीपल फ्रॉम पंजाब यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वहीं के लोग सेलिब्रेट करते हैं। नीसी ट्राइब हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ए आंसर होगा कि जो थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स उसको बोला जाता है। अप्रैल और मई के समय में इसको सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है केरला के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे ए आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल के बारे में, ट्राइब्स का जो स्टेट है जिससे बिलोंग करती हैं उसके बारे में देखा। डिमासा ट्राइब जो आसाम के अंदर पाई जाती है, एपतानी जीरो वैली है, नीसी ट्राइब है उसके बारे में भी देखा, जो वहाँ प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें जो नीसी ट्राइब है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाई जाती है, उसकी बात की हमने। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात की, 100 जो करोड़ हैं वो होने चाहिए, पेड अप कैपिटल है जो मिनिमम कैपिटल है। हमने जो वॉर है जो ब्रिटिश के समय लड़ाई लड़ी गई थी, एंग्लो बर्मा वॉर है, अफगान वॉर है या सिख वॉर है, उन सब के टाइम पीरियड की बात की। और हमने यहाँ पे बात की कि जो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर मेंशन है। स्टूडेंट्स ये जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमने एंग्लो अफगान वॉर की बात की थी, तो उस समय में इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ओकलैंड थे। जैसे अगर हम बात करें कि एंग्लो बर्मा के वॉर के समय में जो गवर्नर जनरल थे वो उस समय में हुआ करते थे लॉर्ड आर्महर्स्ट उस समय में गवर्नर जनरल थे। एंग्लो अफगान लॉर्ड ओकलैंड थे। और एंग्लो सिख वॉर के समय कौन थे, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का क्विज का डिस्कशन था। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको आप तो क्या तो बुक से रीड कीजिए या उसको नोट डाउन कर लीजिए और इनका प्रॉपर वे में रिवीजन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।